इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, मैं उन सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा जो मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए वर्ड बुलशिट से ऑफेंडेड हैं। लेकिन इंसिडेंटली यही वो शब्द है जिसका यूज़ स्वीडन में लिंशॉपिंग यूनिवर्सिटी में 3 रिसर्चर्स द्वारा किया गया था, जहां हाल ही में एक पेपर रिलीज किया गया जिसका टाइटल था इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ससेप्टेबिलिटी टू फाइनेंशियल बुलशिट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमारी टीम ने एक ही साथ अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग दोनों ही पाया, और ये शायद ऐसा कुछ है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते। तो आखिर हम असल में बुलशिट से क्या समझते हैं? स्टार्टर्स के लिए इस शब्द का मतलब है मिस रिप्रेजेंटेशन, जो लाइंग से अलग है। लाइंग या झूठ बोलने का मतलब है गलत बयानी करना। लेकिन जब कोई बुलशिट करता है तो असल में वो आदमी इसकी परवाह नहीं करता कि जो वो बोल रहा है वो सही है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए 2018 में तब के अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि अमेरिका का कनाडा के साथ ट्रेड डेफिसिट है। ये सही नहीं है। लेकिन ट्रंप का माइंडसेट झूठ बोलने या कनाडा के लोगों को डिसीव करने का नहीं था। उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं था कि डेफिसिट है या नहीं है। ये केवल बुलशिटिंग कर रहे थे। पॉलिटिक्स के अलावा बुलशिट स्टेटमेंट्स वर्कप्लेस पर बहुत कॉमन होते हैं, जिसमें अक्सर वेगली रिलेटेबल वर्ड शामिल होते हैं जो इंप्रेसिव साउंड तो करते हैं लेकिन असल में उनका कोई मतलब नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आपने ऑफिस मीटिंग्स में इस तरह के स्टेटमेंट्स सुने होंगे: लेट्स इनक्यूबेट सम क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरफेसेस, डिलीवर टर्न की पार्टनरशिप्स, और लेट्स रीपर्पस सस्टेनेबल सॉल्यूशंस वगैरह। इसी प्रकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक दूसरी ऐसी जगह है जहां मैं सोचता हूं कि वहां बहुत बुलशिटर्स होते हैं। लेकिन एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखने पर एक मनी इज द कॉस्ट ऑफ दोज हु बोरो इट जैसे स्टेटमेंट के बारे में सोचें। अब इसका क्या मतलब है? पर्सनली मैं सोचता हूं कि इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप इसे ट्विटर या लिंक्डइन पर देखें तो मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा कि अगर कुछ हजार एजुकेटेड लोग शब्दों के इस स्टेटमेंट को लाइक कर दें और रीट्वीट कर दें। इस तरह इस स्टेटमेंट को देखें: फ्रीडम एंड स्पेस ट्रांसफॉर्म द एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग ऑफ मनी। एक बार फिर, इस फ्रेज का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह के फाइनेंशियल बुलशिट के डिटेक्शन और मेजरेबिलिटी, जिसका मैंने पहले एकेडमिक स्टडी के रूप में रेफर किया था, को मैं पाने की कोशिश कर रहा था। असल में यह पेपर एक्नॉलेज करता है कि फाइनेंस के फील्ड को अक्सर डिसीजन मेकिंग के एक कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट एरिया के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है, जहां इंटरैक्शंस को आमतौर पर जार्गन, एक्रोनिम्स और स्लोगन्स द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है। इसके अलावा इस स्टडी में यह भी कहा गया है, और मेरे शब्दों पर ध्यान दें, कि हाई इनकम वाले यंग उसमें और जो अपने फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में ओवर कॉन्फिडेंट हैं, वो फाइनेंशियल नॉनसेंस को लेकर सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। और सरप्राइजिंगली राइटर्स के हिसाब से जो लोग फाइनेंशियल बुलशिट का पता लगाने में सबसे अधिक कैपेबल हैं और इंप्रेसिव फाइनेंशियल लैंग्वेज से प्रभावित नहीं हैं, असल में ऐसे लोग हैं जो स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हैं। मतलब लो इनकम्स वाली ओल्डर वुमेन जो अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी। बेशक कोई ये जनरलाइज नहीं कर सकता कि सभी यूथ का झुकाव फाइनेंशियल जिब्रिश की तरफ होता है, लेकिन रिजल्ट का एक रीजनेबल इंटरप्रिटेशन जरूर ये शो करता है कि पुरुष फाइनेंशियल जार्गन्स और स्टेटमेंट्स की तरफ ज्यादा आसानी से इंप्रेस हो जाते हैं। इसके अलावा यह भी नोटेबल था कि किसी के एजुकेशन के लेवल से बुलशिट डिटेक्शन स्केल पर कोई अंतर नहीं दिखा। इस स्टडी से यह भी पता चला कि इनकम की स्केल पर कोई आदमी जितना अधिक ऊंचा है, बुलशिट से इंप्रेस होने के प्रति वो उतना ही अधिक ससेप्टेबल होगा। ईमानदारी से कहें तो मेरे लिए ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, लेकिन कुछ हद तक इसका जरूर एक सेंस है। आखिरकार अगर आपके पास अधिक डिस्पोजेबल इनकम है तो ऐसा हो सकता है कि आप उस व्यक्ति की तुलना में प्रत्येक इन्वेस्टमेंट को लेकर उतना डिलिजेंट न हो जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम पैसा है। इसलिए ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिन्हें इस पेपर में कवर किया गया है। और अगर फाइनेंशियल बुलशिटरी का ये टॉपिक आपके लिए नया है तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को यूजफुल पाएंगे।
एक यूट्यूबर और एजुकेटर के रूप में मैं इस स्टडी के रिजल्ट्स को एक सीख के रूप में देखता हूं और उसका यूज करना चाहूंगा, जिसे हमने यहाँ इसकी ट्वीकिंग में सीखा है कि किस प्रकार आपको अलग अलग ग्रुप में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है, जिससे उन्हें अपने फाइनेंसेस को लेकर बेहतर फैसला करने में हेल्प मिलती है। लोगों को उनके पैसे से अलग करने के एक तरीके के रूप में बुलशिटिंग का आइडिया पुराना है, जो समय गुजरने के साथ और बड़ा और मीनर होता जा रहा है। अब हमें फेक न्यूज़, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और बेशक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जिन्हें ओपेक और टेक्निकल साउंडिंग लैंग्वेज का यूज़ करने के द्वारा मार्केट और कम्युनिकेट किया जाता है, के प्रति कंटेंट होना है। अब सवाल यह है कि इन्वेस्टर किस प्रकार ऑन द गार्ड रह सकते हैं और फाइनेंशियल नॉनसेंस को स्पॉट कर सकते हैं जब वो इसके बारे में सुनते हैं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करते समय हम इसके लिए एक फ्रेमवर्क पाने में कैपेबल थे, जो एक मिस्चीवियस लेकिन फिर भी रेलेवेंट नेम के साथ आता है। और बुलशिट को मैनेज करने की इस मेथोडोलॉजी को क्रैप फ्रेमवर्क, CRAP कहा जाता है। इस क्रैप सिस्टम को ओरिजिनली वर्कप्लेस बुलशिट को एड्रेस करने के लिए क्रिएट किया गया था और ये 4 पिलर्स पर स्टैंड करता है। अल्फाबेट C यानी कॉम्प्रिहेंड द बुलशिट, R यानी रिकॉग्नाइजिंग इट, A यानी एक्ट, P यानी प्रिवेंट द बुलशिट। अब आइए इनमें से प्रत्येक पिलर को पूरी तरह पढ़ें और देखें कि किस तरह हम अपने फाइनेंशियल लाइफ से क्रैप को कट आउट कर सकते हैं। तो अब जब हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि बुलशिट झूठ बोलना नहीं है, आपको पहले यह समझना होगा कि लोग बुलशिट क्यों करते हैं और लोग क्यों खुशी खुशी इसे बाय भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए CEO और खासकर जो मार्केटिंग या सेल्स बैकग्राउंड से आते हैं, समय समय पर वेग, कॉम्प्लिकेटेड साउंडिंग वर्ड्स बोलने के लिए जाने जाते हैं। जैसे स्टारबक्स के CEO हावर्ड शुल्स का मामला लें, जिन्होंने कॉफी चेन की नई रोस्टरी को अनाउंस करते समय कहा था, "We aim to provide an immersive, ultra premium, coffee forward experience." अब हावर्ड शुल्स निश्चित रूप से एक अस्ट्यूट बिजनेसमैन है, बहुत क्रिएटिव, बहुत डिसाइसिव, लेकिन क्या यह आपके और मेरे लिए कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल नहीं है कि असल में वो यहाँ बुलशिट कर रहे थे और कुछ शब्दों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे? ऑन द लिसनर्स पार्ट, बहुत सारे लोग 3 कंडीशंस में बुलशिट को बाय करना पसंद करते हैं। यानी अगर इससे उन्हें किसी प्रकार की कोई हेल्प मिलती है, या ये ऐसी किसी चीज को कंफर्म करता है जिसमें पहले से ही उनका विश्वास है, या तीसरा, अगर इससे उन्हें अपने बारे में बेहतर महसूस होता है। ये तीसरा पार्ट, अगर इससे उन्हें अपने बारे में बेहतर महसूस होता है, विशेष रूप से किसी इन्वेस्टर के लिए डैमेजिंग हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बुलशिट को किसी इन्वेस्टर के लिए अपीलिंग भी माना जा सकता है, जो इस रिकग्निशन को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। अब जब बुलशिट को रिकग्नाइज करने की बात आती है, तो पहला रूल इसे एक्सपेक्ट करना है, जिसका मतलब है आप दिन भर में कई बार जब किसी बिजनेस चैनल को देख रहे होंगे, या कंपनी के अनाउंसमेंट को पढ़ रहे होंगे, या जब ट्विटर आदि के जरिए स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे, बुलशिट का सामना करेंगे। तो इसके लिए तैयार रहिए। और ये नॉनसेंस एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, वेग फ्रेजेस, कैची जार्गन्स और यहां तक कि पॉपुलर कल्चर के रेफरेंसेस के रूप में भी हो सकते हैं, जो बुलशिट को और भी रिलेटेबल और बिलीवेबल बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक समय था जब सभी कंपनीज खुद को रेफर करते समय किसी चीज का ऊबर कहती थी। ऊबर हेल्थ केयर, ऊबर शिपिंग, ऊबर एजुकेशन। ऑनेस्टली इन कंपनीज में से 99% बुलशिटिंग कर रही थी, और एक इन्वेस्टर के रूप में इसके पीछे के धोखे को पहचानना हमारा काम है। बुलशिट को पहचानने का दूसरा तरीका इसे क्वांटिफाई करने के जरिए है। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल हावर्ड शुल्स का स्टेटमेंट है, जो कि हमने पहले भी बताया था। ये केवल कुछ वेग वर्ड्स थे जिसमें कोई भी डेटा या लॉजिक नहीं था। क्रैप मेथड का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप एक्ट करना है, और इसे करने के कई तरीके हैं। सबसे पैसिव वे है बुलशिट को नेग्लेक्ट करना या डिसएंगेज करना, जो केवल मटेरियल को सुनकर या पढ़कर किया जाता है और बस उसी तरह आगे बढ़ते रहें, जैसा आप एक एंटरटेनिंग वीडियो देखने के बाद या कोई फिक्शन नॉवल पढ़ने के बाद करेंगे।
आइडिया ये होना चाहिए कि इसके बारे में सोचने के लिए 1 सेकंड भी खर्च ना करें या किसी तरह का मेंटल नोट न बनाएं। दूसरा, एक अधिक सक्रिय एक्ट एग्जिट करना या अपनी पार्टिसिपेशन को टर्मिनेट करना होगा। इसमें उस व्यक्ति के ट्विटर अकाउंट को अनफॉलो करना या न्यूज़पेपर के कुछ सेक्शंस को ना पढ़ना या उस यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करना वगैरह शामिल हो सकते हैं। अंतिम और सबसे डायरेक्ट तरीका बुलशिटर को कॉल आउट करना है। अब इससे हमें रूड या कॉन्फ्रंटेशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी एक सिंपल सवाल के प्रभावी तरीके से भी काम हो जाता है। ये सवाल ऐसे हो सकते हैं जैसे, आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, या उससे किसी जार्गन वर्ड को क्लैरिफाई करने को कहें। और क्रैप फ्रेमवर्क का चौथा और आखिरी स्टेप प्रिवेंट करना है। और जैसा कि पुरानी कहावत है, इलाज से बचाव बेहतर है। और उस कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए एक ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करना महत्वपूर्ण है जहां बुलशिटिंग को ना तो रिवॉर्ड किया जाता है और ना ही टॉलरेट किया जाता है। दूसरे शब्दों में, अपने आसपास के किसी भी नॉनसेंस को अपने माइंड में कोई जगह ना बनाने दें। और जितना अधिक आप ऐसा करेंगे, उतना ही अधिक आप इससे बचने का इसे इफेक्टिव तरीका पाएंगे। अब ऐसे 4 ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स हैं जिन्हें आप यहां एम्प्लॉय कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी इन्वेस्टिंग में क्रिटिकल थिंकिंग और एक क्वेश्चनिंग हैबिट को बढ़ावा दें। इसलिए अगर कोई ऐसा कुछ कहता है जो वेग या अनक्लियर लगता है, तो अधिक सवाल करने और इंफॉर्मेशन के सोर्स, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन की गहराई से जांचने में संकोच न करें। टेक्निक नंबर 2, एक्सेसिव जार्गन के यूज और रिसीव करने से रोकना है। इसलिए जहां रिसीविंग पार्ट ठीक है, और हम पहले के वीडियो में इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं, मैंने फ्रेज यूजिंग का भी उल्लेख किया, क्योंकि हम भी अक्सर किसी न किसी प्रकार की बुलशिटिंग के गिल्टी होते हैं। और इस एक्ट को खुद को पकड़ना हमारे नॉनसेंस रिकग्निशन स्किल्स को इंप्रूव करने का एक शानदार तरीका है। हमारी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी में तीसरा टेक्निक पुअरली ऑर्गेनाइज्ड कमिटीज और मीटिंग्स से दूर रहना है, जो किसी इन्वेस्टिंग सेटअप में एक पैनल डिस्कशन, ट्विटर स्पेसेस और यहां तक कि एक पॉडकास्ट भी हो सकता है। बेशक सभी बुरे नहीं होते, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि उनमें से कई वेरी लॉन्ग और जार्गनाइज्ड हैं। और लास्ट प्रिवेंशन अप्रोच है एविडेंस ड्रिवन हो जाना, जो जैसा कि शब्द से पता चलता है कि ये देखना है कि क्या बुलशिटर के शब्दों को सपोर्ट करने के लिए कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है, जो सोर्सेज, रिटन टेक्स्ट और नंबर्स के रूप में हो सकता है। सच कहा जाए तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बैड प्लेयर्स का इसका फेयर शेयर है, जिनकी किसी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो झूठ बोलते हैं, एग्जैजरेट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं और निश्चित रूप से काफ़ी बुलशिट करते हैं। ये कहने के बाद फाइनेंशियल एजुकेशन से, जैसे कि ईटी मनी यूट्यूब चैनल देता है, बहुत से इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स इस पर ध्यान रख रहे हैं। पर्सनली मैं ये सोचता हूँ कि हम बहुत जल्द ही ये देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज, प्रोमोटर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये रियलाइज़ करेंगी कि अगर अधिक से अधिक लोग ये समझने लगे कि वो क्या खरीद रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं, तो इससे सिस्टम के प्रति अधिक भरोसा पैदा होगा, जिसका कंज्यूमर पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और कंपनी के बॉटम लाइन में सुधार आएगा। लेकिन शायद ये सारा कुछ हम में से हर एक से शुरू होना चाहिए। और अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, तो ईमानदारी बरतें और सीधे कहें कि मैं नहीं जानता। ये सबसे अधिक सेल्फलेस और सरल चीज़ है जो आप कर सकते हैं, और मैं यही करता हूँ। ये कम से कम मुझे लगता है कि मैं करता हूँ जब मैं इस YouTube चैनल पर आपके कमेंट्स का जवाब देता हूँ। पॉइंट ब्लैंक अगर हमारे पास जवाब है तो हम जवाब देंगे, और अगर हम नहीं जानते तो हम कहेंगे कि हम नहीं जानते। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। बुलशिटिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस पर बहुत अधिक चर्चा की जाए, जो दुखद है, क्योंकि मुझे लगता है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड इससे भरा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको सोचने के लिए कुछ दिया होगा, और अगर आपने इसे पसंद किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें। समय निकालने के लिए धन्यवाद, और मैं अगले हफ्ते एक और दूसरे इंसाइटफुल टॉपिक के साथ आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.